बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर अपने गॉस के नियम के अपन ने 2 अनुप्रयोग पढ़े थे और वो दोनों अनुप्रयोग जो है इम्पॉर्टेंट थे। आज अपन और अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और आज वाले अनुप्रयोग भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो अनुप्रयोग में शुरू करने से पहले आपको एक बार बता देता हूँ आवेश घनत्व के बारे में। देखो, आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। आवेश घनत्व जब कहा जाता है तो आवेश तो ऊपर आएगा ही आएगा सूत्र में, आवेश तो आएगा ही भाई सूत्र में, बटा में 3 में से कोई चीज़ एक आ सकती है। ऊपर तो सूत्र में आवेश आएगा ही आएगा, लेकिन बटा में आपके 3 तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तीनों के अंदर ऊपर आवेश आएगा, आवेश आएगा, आवेश आएगा। 3 तरह के आवेश घनत्व होते हैं ना। 3 तरह के आवेश घनत्व जो होते हैं उसमें से जो पहला आवेश घनत्व होता है उसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या नाम है ये? रेखीय आवेश घनत्व। इसको लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। 3 तरह के आवेश घनत्व होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व तब काम आता है जब कोई कोई तार हो ना, जैसे एक तार है, उस तार के ऊपर अगर आवेश पड़ा हो एक लंबाई के ऊपर, लंबाई के अनुदिश, तो रेखीय आवेश घनत्व काम में आता है। रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होगा? आवेश और बट्टा में लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लंबाई, क्योंकि आवेश लंबाई के अनुदिश पड़ा है तो लंबाई आ जाएगी। तो ये सूत्र काम आएगा। अभी हम जस्ट अगला जो अनुप्रयोग करेंगे रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा का यूज आएगा, तो उसका सूत्र याद रखना आपको, आवेश बटा लंबाई। ठीक है। फिर एक पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। ये तब काम आता है जब आवेश किसी पृष्ठ के ऊपर पड़ा हो, जैसे कोई सतह के ऊपर, किसी पृष्ठ के ऊपर जब आवेश वितरित होता है तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व काम आता है। इसका सूत्र होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठ के ऊपर पड़ा आवेश तो बटा में क्षेत्रफल काम आएगा। अगले वाले अनुप्रयोग में ये काम आएगा। इससे अगला जो पहले अभी अनुप्रयोग करेंगे उसमें ये काम आएगा, फिर उससे अगले वाले में ये सूत्र काम आएगा इसका। एक तीसरा और होता है आयतन आवेश घनत्व। उसमें आवेश का सूत्र, आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। उसका सूत्र होता है आवेश बटा आयतन। और भाई ये जो होता है तब काम आता है जब किसी आयतन के अंदर, किसी घनाकार बॉक्स ले लो या कुछ भी ले लो, किसी आयतन के अंदर, किसी वस्तु के अंदर अगर आवेश पड़ा हो पृष्ठ की जगह, तब हम इसका काम में लेंगे, इसको काम में लेंगे, इसको रो से प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा। यानी 3 आवेश घनत्व हमारे काम आएंगे। तो 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। जब आवेश रेखीय आवेश हो, तार के ऊपर वितरित हो, आवेश का वितरण रेखीय हो, तो उस समय हमारे ये रेखीय आवेश घनत्व काम आएगा। और ये जब तार के ऊपर लंबाई के अनुदिश आवेश अगर वितरित होता है तो उसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं इसको? रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश वितरण के दौरान हमारा कौन सा घनत्व काम आएगा? रेखीय आवेश घनत्व। अगर आवेश एक पृष्ठ के ऊपर वितरित हो तो उसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसमें जो है हमारे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा काम आएगा। और अगर आयतन के अंदर आवेश वितरित हो तो उसको कहते हैं आयतन आवेश वितरण। और इस केस के अंदर भाई आपके ये वाला काम आएगा, रो काम आएगा। ठीक है। तो एक बार तीनों आवेश घनत्व या फिर आवेश वितरण के बारे में लिख लो आप, क्योंकि हमारे इनकी जरूरत पड़ेगी। आवेश वितरण। तो अब हम गाउस के नियम के तीसरे अनुप्रयोग पे आ जाते हैं। एक बार मैं इस बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना। तीसरा नंबर अनुप्रयोग है किसी रेखीय आवेश वितरण किसी अनंत विस्तारित, अनंत तक, अनंत विस्तारित, अनंत है भाई हो, अनंत विस्तारित रेखीय आवेश। रेखीय आवेश की जगह ये रेखीय आवेशी तार भी कह सकता है, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ज्ञात करना। ये तीसरा अनुप्रयोग है भाई। कोई रेखीय आवेशित है और अनंत तक विस्तारित है तार, तो उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इससे पहले अपन ने एक गोले के कारण किया था, चालक गोलीय कोष के कारण, और एक बिंदु आवेश के कारण ज्ञात किया था। तो पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज ज़्यादा मैं लिखवाता भी नहीं हूँ और
इतनी अपन को माथाफोड़ी करनी भी नहीं है, एग्जाम में डेरिवेशन करना है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज मन से आपको लिखनी आनी चाहिए ताकि टॉपिक क्या है उसका प्रेजेंटेशन हो जाए। तो लिख लो आप, माना हमें अनंत विस्तारित रेखीय आवेश वितरण और उसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा के कारण लंब दूरी r पर स्थित, कितनी दूरी, r पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो शुरू हो जाओ भाई, ज्ञात करनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। तो पहले है ना, मैं दिशा ज्ञात करूंगा। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, दिशा, फिर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, परिमाण। तो बच्चों देखो, ये एक तार है जो अनंत तक चलता है रेखीय आवेश से, और अनंत विस्तारित, अनंत तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन मैंने इसका कोई परिमित भाग ले लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर कितना आवेश पड़ा हुआ है, मतलब कौन सा आवेश पड़ा हुआ है, धनावेश पड़ा हुआ है। इसकी एकांक लंबाई में आवेश, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई। आवेश, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र है आवेश बट्टा लंबाई। उसका मतलब हो गया एकांक लंबाई में कितना आवेश पड़ा है, लैम्बडा। तो पूरी लंबाई तो अनंत है, पूरा आवेश तो कुल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एकांक लंबाई में आवेश है लैम्बडा। और ये कोई बिंदु O है, मुझे O से एक लंब दूरी पे, r दूरी पे एक बिंदु P पड़ा है यहाँ। मुझे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पूरे आवेश के कारण कहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है, यहाँ पे बिंदु P पर। तो थोड़ा मुश्किल है। अब मैं KQ बटा R² सूत्र तो लगा ही नहीं सकता, वो तो एक बिंदु आवेश के कारण लगता है। तो फिर क्या करें, पहले अपन देखें तो सही कि ये पूरा आवेश यूँ फैला हुआ है इसके ऊपर। इस पूरे आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र में निकालूंगा तो दिशा कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र कहीं इधर होगा, टेढ़ा मेढ़ा कहाँ होगा, किस तरफ होगा, पता तो करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस O से ऊपर और नीचे दो छोटे छोटे लंबाइयाँ ले रहा हूँ। ये एक लंबाई ली dl, और बराबर दूरी पे नीचे भी लंबाई ली dl। ठीक है, ये लंबाई। अब इस लंबाई की वजह से यहाँ पे जो भी आवेश पड़ा है उसके कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो इसको मिलाओ। हमें पता है भाई, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी आवेश के कारण उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होता है, धनावेश के कारण। तो इसके कारण पूरा विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे कहाँ होगा, बाहर की ओर। ये सीध में भाई स्केल से खींचना रेखा, ये बाहर की ओर। और ये बहुत छोटा सा विद्युत क्षेत्र होगा D, क्योंकि अभी तो खाली इतने से की बात है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और इसके कारण किधर होगा, तो इसको भी मिला दो इससे। इसके कारण इधर की तरफ होगा, और ये कितना होगा विद्युत क्षेत्र DE। तो बच्चों अब देखो, आप मैं एक रेखा खींच लेता हूँ। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, बिंदु P पर। कौन सा बिंदु है, ये P बिंदु है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये कोण थीटा है भाई, ये भी कोण थीटा है, तो DE का घटकों में तोड़ूंगा। ये इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है। तो DE का इधर वाला घटक क्या आएगा, तो ये आपको बताया है, जिधर थीटा होता है उधर वाले घटकों को कहोगे cos थीटा, और ये वाला कौन सा होगा, DE sin थीटा घटक। हो गया ये वाला घटक कौन सा होगा भाई, इधर वाला। इसको भी तोड़ो घटकों में। इधर वाला तो होगा DE cos थीटा, और इधर वाला घटक कौन सा होगा, DE sin थीटा। अब आप देखो, ये DE cos थीटा, DE sin थीटा, sin थीटा वाले घटक एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये तो क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, है ना। अब आप पहले एक बार ये चित्र बना दो, क्योंकि मैं इस चित्र को यूँ बिगाड़ने वाला हूँ। तो ये चित्र है आपके सामने, आप इसको बना देना। देखो अब आप ये जो विद्युत क्षेत्र था DE, इसको मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक इसमें और इसमें। तो इसको DE को भूल जाओ, इसके दो टुकड़े हो गए। चित्र पर पहले बना देना आप, मैंने कहा मैं बिगाड़ने वाला हूँ चित्र को। तो इस DE के दो टुकड़े हो गए, फिर इस DE के भी तो दो टुकड़े कर दिया आपने, इसके भी तो दो टुकड़े कर दिया आपने, ये। तो अब ये दोनों टुकड़े जो है ये तो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये तो निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो हटाओ इनको, तो ये भी हट गए। तो खाली अब कौन से घटक बचे बताओ मुझे। तो ये तो रहे दो cos थीटा वाले, और ये दोनों कौन सी दिशा में, ये इधर की तरफ है। तो ये दोनों घटक इधर है, तो इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा। ऐसे कैसे, मैं अगर यहाँ पे दो और लंबाई के अल्पांश ले लूँ ना, और उनके कारण भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालो, तो उनका भी विद्युत क्षेत्र इधर ही आएगा।
फिर मैं दो और बराबर दूरी पे दो घटक ले लूँ तो उनका भी विद्युत क्षेत्र जो है वो इधर की तरफ घटक, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, पर घटकों में तोड़ूंगा तो उनका भी विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, इधर। यानी अगर मैं इस पूरे तार को आधा ऊपर है आधा नीचे है, मैं अगर घटकों में तोड़ूं तो सब घटकों के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इधर। ये इधर का मतलब किधर हुआ, ये तार ऐसे पड़ा है तो तार के इधर का मतलब तार के लंबवत है, ये तार ऐसे पड़ा है और विद्युत क्षेत्र इधर है, तार के लंबवत है विद्युत क्षेत्र। कैसे है, लंबवत। तो मुझे तो खाली एक लाइन लिखनी है, चित्र बनाना है आपको, बाकी व्याख्या नहीं करनी, घटक ये निरस्त कर देंगे, नहीं करना, अपने पास टाइम नहीं है। अपन तो खाली एक लाइन लिखेंगे, चित्र बना देना, वो पहले वाला जो मैंने बिगाड़ने से पहले वाला चित्र था, और एक लाइन लिखनी है हमें कि जो विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र वो तार की लंबाई के कहाँ होगा, लंबवत होगा। अपन तो खाली एक लाइन लिख लेंगे, घटकों में वियोजित करने के पश्चात, घटकों में वियोजित करने के पश्चात हम देखते हैं कि, देखा ही आपने, परिणामी विद्युत क्षेत्र तार की लंबाई के लंबवत होगा। कैसे होगा, लंबवत होगा। चलो दिशा पता चल गई हमें। अब बच्चों दिशा तो निकाल दी चलो आपने, अब अपन परिमाण निकालेंगे। अब यानी अब जो मेन डेरिवेशन अब शुरू हो रहा है, ये तो एक लाइन लिखनी थी हमको, चित्र बनाना था, बना दिया हमने। अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, परिमाण निकालेंगे अपन। क्या ज्ञात करेंगे, परिमाण। तो हेडिंग लगाओ परिमाण। अब बच्चों हम परिमाण निकालेंगे, अब परिमाण ज्ञात करेंगे, परिणाम नहीं, परिमाण विद्युत क्षेत्र का। तो थोड़ी सी अपन एक बार लैंग्वेज लिख लेंगे। चित्रानुसार हम रेखीय आवेश वितरण के चारों ओर L लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बेलन पर 3 क्षेत्रफल अल्पांश DS1, DS2 व DS3 लेते हैं। इतनी सी लैंग्वेज लिखनी अपन को, ज़्यादा नहीं लिखनी। अब मैं चित्र बना रहा हूँ भाई, देखना। ये मेरे रेखीय आवेश है और चलता जा रहा है, ये अनंत तक है, और धनावेश है, रेखीय आवेश है ना, पूरा चल रहा है। लेकिन मैंने तो इतना सा L लंबाई का दिखाया। इसके चारों ओर मैं बेलनाकार एक गाउसीय पृष्ठ बना देता हूँ। ये देखो भाई, गाउस का नियम लगाना हमें। तो गाउस का नियम कब लगेगा, जब आवेश को ढका हुआ होगा। पैक तो करना पड़ेगा ना, बिना आवेश को परिबद्ध किए ढके गाउस का नियम लगा ही नहीं सकते आप। ये तो हमने पहले ही देखा था स्टार्टिंग में। तो मैंने ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना दिया। ये भाई काल्पनिक रूप से पृष्ठ बनाया गया है। ये कौन सा पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ। ये जो रेखीय आवेश है इसका घनत्व कितना है, लैम्बडा है। और इस बेलन की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई, ये मैंने यहाँ लिख लिया, गाउसीय पृष्ठ है ना, कहीं साइड में लिख लो भाई, यहाँ लिख लेना है ना, गाउसीय पृष्ठ। और इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी है, L है। मुझे अभी मैंने जो चित्र बनाया था, आपको बताया था, मुझे इस बेलन के केंद्र O से लंबवत दूरी R पे बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा अल्पांश लूँगा भाई। ये वक्र पृष्ठ है, ये ऐसे खड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल की दिशा DS1 वो लंबवत होती है ना, आपको बताया गया। अल्पांश की दिशा अभिलंब के अनुदिश होती है। ये ऐसे पड़ा है क्षेत्रफल, तो इधर की तरफ होगा। अब देखो, आप बेलन की खासियत ये है, गोले पे तो आप एक अल्पांश लेने पे काम चल जाता है, पर बेलन पे एक अल्पांश नहीं लेना, आपको 3 लेने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप इसका समाकलन करोगे तो ये बेलन का, इसका समाकलन करोगे तो ये इसका ये पूरा क्षेत्रफल आएगा, ये वाला। और ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो समाकलन करने पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये DS किसके ऊपर है, वक्र पृष्ठ पे। ये तो पढ़ा ना 10th में, ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो फिर ऊपर वाला और नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ तो बाकी रह गया ना।
तो खुला हो गया बेलन, तो बेलन पूरा ढकना है। तो अभी मैं इसका समाकलन करूंगा तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, तो मुझे एक ऊपर भी क्षेत्रफल लेना चाहिए, इस वर्ताकार पृष्ठ के ऊपर भी एक क्षेत्रफल लूँगा। ये वर्ताकार पृष्ठ ऐसे पड़ा है तो इसका अभिलंब होगा ऊपर की तरफ, तो ये अभिलंब जो होगा, सीधी सीधी लाइन बनानी है भाई, इसको क्षेत्रफल को कह दो ds2, ये ऊपर की तरफ। और यहाँ पे एक वर्ताकार पृष्ठ पे यहाँ पे एक क्षेत्रफल लूंगा जिसकी दिशा कहाँ होगी, ds3 नीचे की तरफ। अच्छा, विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इस बिंदु पे। तो आप तो ये दिमाग में रखो, ये तार ऐसे है, विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा, तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र इधर है, यानी E और ds1 दोनों एक ही दिशा में। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो इधर भी होगा। विद्युत क्षेत्र तो फिक्स है, इधर होगा, हमने अभी निकाला। यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर ही होगा। तो यानी इन दो जगह पे ये ds2 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री का विद्युत क्षेत्र के साथ। ये भाई सिस्टमैटिक आप चित्र बना दो आप। अब मैं गाउस के नियम का उपयोग कर रहा हूँ। क्या होता है गाउस का नियम, बताओ। गाउस के नियम से या गाउस के नियम अनुसार, गाउस का नियम कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है भाई गाउस का नियम। अब बच्चों फ्लक्स की जरूरत नहीं है, उसको हटाओ। ये जो है पूरा बंद पृष्ठ है, इसको मैं 3 भागों में तोड़ रहा हूँ, देखना। ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ लगेगी पर है नहीं इतनी कोई। ds1, ये पहले E डॉट ds1, E डॉट ds2, 3 क्षेत्रफल लिए तो 3 भागों में तो तोड़ना ही है। और E डॉट ds3 तोड़ दिया मैंने, लो 3 टुकड़ों में। ये पहला S1 वाला क्षेत्रफल ये कौन सा है, वक्री है, ये वक्री पृष्ठ। आप चाहो तो यहाँ एक बार लिख लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वक्री है। ये कौन सा पृष्ठ है, ये ऊपरी वर्त, ऊपरी वर्त, बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ मैं। और ये वाला कौन सा है, ये निचला वर्त है, निचला वर्त, ठीक है। और सामने भाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पड़ा है। अब देखना, अब ध्यान देना, पहला वाला जो पृष्ठ है यहाँ E और ds1 दोनों समांतर है, देखो तो सही चित्र में, ये आगे नीचे लिख रहा हूँ भाई मैं, ये दोनों समांतर है एक ही दिशा में, इसलिए थीटा है ना, इसके लिए तो 0 डिग्री होगा। अभी हम डॉट हटाएंगे, डॉट हटाने पे कॉस थीटा तो लगाना है, तो इसके लिए थीटा 0 डिग्री आएगा। और इसमें देखो ये E और ds2 ये तो लंबवत है, E और ds2 लंबवत है भाई, ds2 लंबवत है, इसलिए इसके लिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और ये पास में लिख लेता हूँ, E और ds3 भी तो लंबवत है, तो इसके लिए भी थीटा जो आएगा कितना आएगा, थीटा 90 डिग्री। ये लिखो आप, मैं थोड़ा सा ऊपर वाला साफ कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, है ना, लिखते रहना साथ साथ। अब बच्चों देखो, मैं ये मान रख रहा हूँ भाई, मान रखने पर देखना, ये मैं डॉट हटा रहा हूँ, E, अभी वक्री लिखने की जरूरत नहीं बार बार, E ds1 और डॉट हटाओगे तो कॉस क्या आएगा, 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री तो आएगा क्योंकि E और ds1 देखो दोनों एक ही दिशा में, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है। दूसरे वाले में ds2 में कोण कितना है भाई, E ds2 कॉस 90 डिग्री, दूसरे वाले में 90 डिग्री है ds2 में। और तीसरे वाले में E ds3 कॉस, इसमें भी 90 है। और सामने क्या पड़ा है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चलने दो उसको। अब कॉस 90 0 होता है, ये चीज़ें याद कर लो, बार बार आएगी, क्यों यूँ फालतू की आफत मोल लेते हो, क्यों बार बार टेंशन में आते हो, एक बार याद कर लो ना यार, निबेड़ दो ना, फटाफट याद करके फेंक दो, बस याद हो गया मुझे। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो E ds1, अब देखो बच्चों एक चीज़ मैं और बता रहा था कि अभी मैंने ये जो आपने ऊपर स्टेप लिखा हुआ था, फिर मैंने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ा, तो अब इसके ऊपर क्लोज मत लगा देना, अब क्लोज मत लगाना। कारण क्या है, क्योंकि तीनों मिल के पूरा बंद पृष्ठ बना रहे थे। लेकिन जब उस बंद को मैंने पूरा जो क्लोज लिखा हुआ था, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट, उसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, यानी उस पूरे बंद पृष्ठ को 3 खुले पृष्ठों में तोड़ दिया। अब इन समाकलन के ऊपर वो क्लोज वाला चिन्ह मत लगाना, है ना। E ds1 cos 0 तो 1 हो गया, और cos 90 पूरा 0 हो गया, ये cos 90 भी पूरा 0 हो गया, सामने सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। आगे देखो, अपन तो बस एक डेरिवेशन भी हो जाए अपना तो बहुत है। E को समाकलन से बाहर ले लो, E को समाकलन से बाहर ले लो, तो अंदर कौन रह गया, ds1, और सामने सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ अटक सकते हो आप। देखो ये ds1 कौन से पृष्ठ पे लिया हुआ है, वक्री पृष्ठ पे, और जब मैं समाकलन करूंगा, मैंने हमेशा बताया आप ds का समाकलन करने पे क्षेत्रफल आएगा पूरा, तो ये खाली वक्र पृष्ठ के ऊपर है, तो इसका समाकलन करूंगा मैं ds1 का, तो खाली वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का। और बेलन का वक्र पृष्ठ का समाकलन ds1 का समाकलन होता है 2 पाई RH होता है ना,
अरे 10th में पढ़ा है आपने, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच की जगह इसकी लंबाई कितनी एल, 2 पाई आर एल, ये आ गया। लो सिग्मा क्यू, ये चीज़ मुझे बतानी थी। आज की क्लास जब स्टार्ट हुई तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा, उसका सूत्र देखना क्या लिखा है आपको, आवेश बट्टा लंबाई। क्या है, आवेश बट्टा लंबाई। तो बच्चों लैम्बडा का सूत्र है आवेश, आवेश तो है सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू है ना कुल बेलन के अंदर, अंदर कितना आवेश है ये देखना है, बाहर वाला आवेश से लेना देना नहीं है मुझे, तो गौस पृष्ठ के अंदर देखना है। तो आवेश तो है सिग्मा क्यू और इसकी लंबाई कितनी पे, बेलन की लंबाई कितनी एल, तो सिग्मा क्यू कितना आएगा बताओ, इसको एल को उधर भेज दो, लैम्बडा इंटू एल, बस ये आपको पता होना चाहिए, इतनी सी चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना। तो सिग्मा क्यू की जगह है एकांक लंबाई में लैम्बडा आवेश है, एल लंबाई में होगा लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये लंबाई से लंबाई कट गई, यानी एल का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसको नीचे भेज दो, बस आंसर आ गया हमारा लैम्बडा। इसको 2 पाई आर को नीचे भेज दो, 2 पाई आर, आर को साइड में लिख लो, एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख लो, ये आंसर आ गया भाई आपका। समीकरण में आपने मुझे नहीं पता कितने दिए थे, एक ही दिया होगा शायद, 2 दे देना, अगर उसको नहीं दिया था एक तो इसको 1 दे देना है ना। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और, एक छोटी सी चीज़, मैं ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा करूँ तो 2 से गुणा कर दिया 2 लैम्बडा, और यहाँ 2 से गुणा करूँगा तो ये 2 की जगह कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखते हो इसको, तो के लिखते हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखो लैम्बडा अपॉन आर, और ये हमारे के के रूप में सूत्र आ गया, बस मेन सूत्र ये है 2 के लैम्बडा अपॉन आर। तो एक रेखीय आवेश के कारण सूत्र होता है 2 के लैम्बडा अपॉन आर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ हियर, ई विद्युत कर्मानुपाती है आर के, इसलिए ई और आर में ग्राफ कैसा आएगा, गिरता हुआ। बना दो, ई और लैम्बडा में बनाना हो तो सरल रेखा बना देना आप। तो ये अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग। अब इसके बाद एक दूसरा अनुप्रयोग है जिसमें किसी प्लेट के कारण अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ये पहले नोट डाउन कर लो आप।